कल के क्लास में हमने पढ़ा था मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल और किगाली संशोधन। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन क्या है। सबसे पहले सौर संगठन से पहले ये जाने कि सौर ऊर्जा जो हम लोग सोलर प्लेट यूज करते हैं ना, आप गांव घर में देखते होंगे कि प्लेट लगे रहते हैं, खंभे पे एक लाइट होती है, सरकार के द्वारा दी जाती है स्ट्रीट लाइट, आजकल वो भी सोलर पैनल से चलती है। तो ये है हमारा सौर ऊर्जा, मतलब सौर से चलने वाली जितनी भी ऊर्जाएँ हैं, बिजली के जगह पे रिप्लेस करके सौर से जो चलाई जा रही है वो सौर ऊर्जा हो गई, जो भी सूरज की किरणों के माध्यम से चलेगी, बड़े बड़े पैनल प्लेट्स के माध्यम से। तो अब हम आते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन पे। जब इसमें सभी देशों ने देखा विश्व में कि ऊर्जा का एक वैकल्पिक स्रोत ढूंढना है, तो सब लोगों ने देखा कि सौर एक ऐसा स्रोत है जो कभी खत्म नहीं होगी। इसकी जो एवेबिलिटी है, इसकी उपलब्धता बहुत प्रचुर मात्रा में है और इससे बहुत सस्ती ऊर्जा बनाई जा सकती है और ये महंगी ऊर्जाओं को रिप्लेस कर सकती है। बिजली से ये सस्ती पड़ती है। तो इसीलिए अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन किया, सभी देशों ने मिल करके एक बैठक किया जिसका नाम दिया गया अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन। चलिए अब आते हैं कि सौर गठबंधन कब हुई, क्या हुई, इसकी समय सीमा क्या थी, इसके लक्ष्य क्या थे और इसमें भारत की क्या भूमिका थी। पेरिस घोषणा के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की शुरुआत 30 नवंबर 2015 को हुई थी। गैर नवीकरणीय ऊर्जा के संरक्षण के लिए सौर ऊर्जा के इस्तेमाल के लिए समर्पित देशों का यह एक गठबंधन था। इच्छुक देशों के साथ आने से सौर ऊर्जा उत्पादन की लागत भी कम आएगी। इसका उद्देश्य था कि 2030 तक व्यापक स्तर पर सौर ऊर्जा के उत्पादन के लिए 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर 1000 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक एकत्रित करना था। ठीक है, इसमें देखिए पॉइंट क्या था कि यह शुरुआत हुई थी 30 नवंबर 2015 को। इसका उद्देश्य था 2030 तक 1000 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक एकत्रित करना है। इस गठबंधन की शुरुआत भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति फ्रांसवा ओलांद ने किया था। इसके सदस्यों में सौर संसाधन संपन्न देश शामिल है। ऐसा माना जाता है कि यह देशों के सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने में सहायक है। ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों की आवश्यकता क्यों हुई। देखिए, पहले ही बताया कि जो बिजली का ऊर्जा है वो बहुत महंगा है। पानी से भी बिजली बनता है, वो भी महंगा बिजली हो जाता है। और पवन से भी ऊर्जा बनाया जाता है, जिसको हम पवन चक्की कहते हैं। पवन चक्की से जो बनता है विंड एनर्जी, तो वहाँ वायु से भी जो ऊर्जा निकलता है वो भी परंपरागत और गैर परंपरागत के श्रेणी में ही आते हैं। लेकिन वो मतलब सौर ऊर्जा के कंपेयर में क्या हो जाता है ना कि वो थोड़ा सा महंगा हो जाता है। इसीलिए सौर ऊर्जा के ऊपर में सबसे ज़्यादा विचार किया गया था कि जितने भी स्रोत अवेलेबल दिख रहे हैं जहाँ से ऊर्जा का उत्पादन किया जा सकता है, उसमें सौर ऊर्जा सबसे सस्ता और सबसे ये बेहतर विकल्प नज़र आया था। तो वर्तमान समय में हम बिना ऊर्जा की दुनिया की कल्पना भी नहीं कर सकते। हम प्रत्येक कार्य में ऊर्जा का उपयोग करते हैं। सभी देश प्राकृतिक संसाधनों में तेज़ी से काम के साथ ऊर्जा के एक व्यवहार विकल्प को ढूंढने की चुनौती का सामना कर रहा है। देखिए, हम लोग हर एक कार्य में किस तरीके से ऊर्जा का इस्तेमाल करते हैं। अभी हम एक क्लास ले रहे हैं, तो ये भी ऑनलाइन क्लास है, रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो इसमें भी कहीं ना कहीं ऊर्जा लगी है, बिजली लगी है। ये बिजली भी कहीं ना कहीं किसी न किसी संसाधन से बनी होगी। तो ऊर्जा का स्रोत, तो ऊर्जा का उपयोग तो हमारे हर एक छोटे छोटे कामों में है। बिना ऊर्जा के हम चल नहीं सकते, हमारी जीवन बिना ऊर्जा के नहीं चलेगी। किसी न किसी रूप में ऊर्जा की ज़रूरत तो है। ऊर्जा की अगर ज़रूरत है तो ऊर्जा की सप्लाई भी होनी चाहिए। ये सप्लाई कहाँ से होगा। अगर एक ही स्रोत पे हम निर्भर रहेंगे तो सही से नहीं हो पाएगी, सबकी आवश्यकता पूर्ति नहीं हो पाएगी। तो इसीलिए हमें वैकल्पिक स्रोतों पे विचार करना पड़ा था, जिसमें सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा थी, पनबिजली ऊर्जा थी, जैव ईंधन थे। ये सब कुछ प्रमुख ऊर्जा के स्रोत थे। ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत जैसे सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हैं और इनसे प्रदूषण भी नहीं होता। इस प्रकार उन्हें ऊर्जा के पारंपरिक स्रोतों की तुलना में ऊर्जा के अधिक सतत स्रोतों के रूप में देखा जाता है। जीवाश्म ईंधन जैसे पारंपरिक ऊर्जा स्रोत समाप्त होने के कगार पर है। इन्हें जलाने पर बहुत अधिक मात्रा में हानिकारक गैस निकलती है। कई बार आपको प्रश्न यहाँ से देगा कि जीवाश्म ईंधन जैसे पारंपरिक ऊर्जा के स्रोत के समाप्त होने के कगार पर है, क्या यह सही है या नहीं। तो देखिए, कथन और कारण वाले दो प्रश्न रहते हैं हमारे पास कि कथन 1 और कथन 2, क्या पहला सही है दूसरा गलत है। तो इस पर ध्यान रखिएगा कि ये जीवाश्म ईंधन है ना, जो जैसे ये पारंपरिक ऊर्जा का स्रोत है, ये क्या है, अब समाप्त होने के कगार पे है।
दूसरा इसमें एक पॉइंट बनता है कि इन्हें जलाने पर बहुत अधिक मात्रा में क्या निकलती है, हानिकारक गैस। इसमें प्रश्न देगा कि हानिकारक गैस नहीं निकलती है, तो वो गलत हो जाएगा, हानिकारक गैस निकलती है। अब देखिए सौर ऊर्जा के प्रयोग के लाभ क्या क्या हैं। नई कंपनियों के साथ साथ लोगों ने भी सौर ऊर्जा को अपनाया। ऐसा इसीलिए है क्योंकि ऊर्जा के इस गैर नवीकरणीय स्रोत के कई लाभ हैं। जैसे सौर ऊर्जा प्रचुर मात्रा में अवेलेबल है, क्योंकि जब तक सूरज है तब तक सौर ऊर्जा है, सूरज तो कभी समाप्त नहीं होगा। तो सूरज की किरणों से ही तो हम पैनल लगा करके बड़े बड़े एक बोर्ड लगाते हैं जिसको सोलर प्लेट कहते हैं, प्लेट लगाते हैं। और उससे क्या होता है, देखिए इस तरीके की प्लेट्स देखिएगा, ये प्लेट रहते हैं, इसमें छोटे 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 बॉक्स टाइप बने रहते हैं जो हमको आपको दिखता नहीं है, ये कुछ इस आकृति में रहते हैं इसके डिजाइन। और इन्हीं प्लेटों के माध्यम से क्या होता है, ये इनकी किरणों को अवशोषित करती है और इससे ऊर्जा का ये निर्माण करती है। सजीवों के लिए ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत होने के नाते बृहद ऊर्जा स्रोत के रूप में इसकी संभावना पहले ही सिद्ध हो चुकी है। इससे प्रदूषण के स्तर में वृद्धि का खतरा भी नहीं होता, इससे ज़्यादा प्रदूषण होता ही नहीं है। हालांकि फोटोवोल्टिक सौर पैनल को लगाना काफ़ी खर्चीला होता है। देखिए खर्चीला ज़रूर होता है, परंतु अगर इसे एक बार इंस्टॉल कर ले, एक बार हम लगा लेते हैं ना, तो ये बहुत सालों तक चलता है। इसके रख रखाव करने पे फिर खर्च नहीं आती, मरम्मत पे खर्च नहीं आता है। इसीलिए अगर इसको हम तत्काल के इफेक्ट से देखें, तत्काल तो लगता है कि हाँ ये पैसा लग रहा है, खर्चा हो रहा है, लेकिन इसको अगर हम लंबे समय अवधि के इस्तेमाल के हिसाब से सोच कर देखें तो इसमें रख रखाव में बहुत ये सस्ता पड़ता है। घर पर लगे सोलर पैनल आपके बिजली के बिल को काफ़ी कम कर सकते हैं। ऊर्जा का प्रयोग तापन, हीटिंग और प्रकाश व्यवस्था जैसी गतिविधियों में किया जाता है। जैसे फ्रिज, टीवी, हम ये सारी चीज़ें चला सकते हैं सौर ऊर्जा से। ये ऐसे दूरस्थ स्थानों में लोकप्रिय है जहाँ बिजली की पहुँच नहीं है। जहाँ पे मान लीजिए बिजली पहुँच ही नहीं सकता, दुर्गम पहाड़ियों में, वहाँ भी सौर ऊर्जा पहुँच जाता है, सोलर पैनल, सोलर प्लेट लगा करके। सौर ऊर्जा के लाभों को देखते हुए इसमें कोई आश्चर्य नहीं है कि कई विकसित और विकासशील देश इसे अपनाने की ओर अग्रसर है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की परिकल्पना और लक्ष्य पे हम नजर डालते हैं। इस गठबंधन ने सौर संसाधन संपन्न देशों को एक ऐसा मंच दिया है जहां वे सौर ऊर्जा के उत्पादन और उपयोग से संबंधित मामलों में सहयोग कर सकते हैं। इसमें बातचीत द्विपक्षीय और बहुपक्षीय संगठनों के कार्यों और हितों, उनके कार्यों और हितों को ध्यान में रखते हुए की जाती है। यह ऊर्जा के कुशल, सुरक्षित और वहनीय विकास को सक्षम करके सदस्य देशों के बीच ऊर्जा उपयोग के लक्ष्यों को प्राप्त करने का प्रयास करता है। सौर ऊर्जा उत्पन्न सभी देश कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच स्थित है। देखिए ये पॉइंट यहाँ से ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद करिए, नोट डाउन कर लीजिए कि सौर ऊर्जा में जितने भी देश गठबंधन में शामिल हैं वो क्या है, सभी संपन्न देश कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच स्थित है। यह वो क्षेत्र है जहाँ पूरे वर्ष भरपूर मात्रा में धूप रहती है। इस पट्टी क्षेत्र के अधिकांश देश मुख्यतः क्या है, कृषि प्रधान है। क्योंकि सूर्य की सीधी किरण और जलवायु अनेक प्रकार की वनस्पतियों की पैदावार में सहायक है, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन उनकी विशिष्ट ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करता है। साथ ही विश्व की ऊर्जा आवश्यकताओं के अस्थायी समाधान के लिए इस समूह का उद्देश्य अन्य अंतर्राष्ट्रीय निकायों जैसे अंतर्राष्ट्रीय नवीकरणीय ऊर्जा एजेंसी, नवीकरणीय ऊर्जा और दक्षता भागीदारी में सहयोग करता है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की कुछ गतिविधियों पर हम नजर डालते हैं। सदस्य देशों के प्रयासों को पूरा करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन द्वारा उठाए गए कुछ कदम निम्नलिखित हैं। जैसे क्षेत्र में अनुसंधान और विकास के लिए सहयोग करेंगे। समूह के सभी सदस्य देशों को मौजूदा सूचना और जानकारी उपलब्ध करवाना होगा। क्षमता निर्माण और नवाचार सृजन का समर्थन करना जो नेटवर्कों को और अधिक प्रोत्साहित करेगा। स्थानीय हितधारकों के बीच सूचना के प्रसार की सुविधा देगा। सौर नीतियां बनाने में देश की सहायता करेगा और अधिक विकास के लिए कंपनियों को प्रोत्साहित करेगा। सौर ऊर्जा परियोजनाओं के विकास और कार्यान्वयन की प्रक्रिया पर ध्यान देने के लिए विशेष समूह का गठन करना और अनिवार्य मानकों को पूरा किया जाना सुनिश्चित करना है। लागत को कम करने के लिए वित्तीय तंत्र बनाना है। समय की आवश्यकता को बेहतर ढंग से समझने में मदद के लिए छात्रों और इंजीनियरों के लिए कार्यशालाओं का आयोजन करना। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में भारत की भूमिका, देखिए अब इसमें भारत की क्या भूमिका है हमें ये देखना है। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की पहल की और साथ ही नई दिल्ली में अक्टूबर 2019 में आयोजित इसकी दूसरी सभा की मेजबानी भी की थी। कहाँ पे,
नई दिल्ली में। कब? 2019 में। सभा में दो नए हस्ताक्षरकर्ताओं इरिट्रिया और सेंट किट्स एंड नेविस। इरिट्रिया एक देश था और एक कौन था? सेंट किट्स एंड नेविस ने के साथ 81 सदस्य देशों ने भाग लिया था। कितने? 81। भारत ने शुरू से ही गठबंधन के प्रति पूर्ण समर्थन दिखाया। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन को अब तक 5 एकड़ जमीन और 160 करोड़ रुपए की मौद्रिक सहायता आवंटित की जा चुकी है। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने भाषण में कहा, भारत 2022 तक नवीकरणीय स्रोतों से 175 गीगावाट बिजली का उत्पादन करेगा, जिसमें 100 गीगावाट उत्पादन सौर ऊर्जा से होगा। सौर ऊर्जा से 100 गीगावाट, पवन ऊर्जा से याद रख लें कि 60 गीगावाट। 100 गीगावाट सौर ऊर्जा से, पवन ऊर्जा से 60 गीगावाट हो गया। 3 वर्षों में 28 करोड़ एलईडी बल्ब के वितरण के लिए $2 बिलियन और 4 गीगावाट बिजली की बचत हुई है। कितने? 28 करोड़ ये एलईडी का वितरण किया है, जिसमें $2 बिलियन और 4 गीगावाट बिजली की बचत हुई है। भारत आईएसए सदस्य देशों को 500 प्रशिक्षण स्लॉट भी प्रदान करेगा और अनुसंधान तथा विकास को आगे बढ़ाने के लिए सौर तकनीक मिशन की शुरुआत करेगा। ये आईएसए का फुल फॉर्म याद रखिएगा, इंटरनेशनल सोलर अलायंस। कई बार इंग्लिश में पूछ देता है ऐसे कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस कब हुआ था? तो 2015 में भारत और फ्रांस के बीच में हुआ था। शुरुआत किया था भारत और फ्रांस ने पहली बार, उसके बाद कई देश इसमें शामिल हुए। भारत ने प्रदूषण के बढ़ते स्तर से जूझ रहे विश्व में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की आवश्यकताओं पर बल दिया। भारत का मानना है कि यह गठबंधन देशों को जलवायु परिवर्तन और ग्लोबल वार्मिंग के खतरे का सामना करने में मदद करेगा। गठबंधन सतत विकास को बढ़ावा देने में भारत की प्रतिबद्धता का प्रतिनिधित्व करता है। वर्तमान में भारत सौर ऊर्जा क्षमता के साथ साथ कुल नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता के मामले में शीर्ष 5 देशों में से एक है। भारत के द्वारा इस पहल के जरिए सतत ऊर्जा ईंधन, गरीबी और जलवायु परिवर्तन के खतरों से निपटने का प्रयास जारी है। अब इसके निष्कर्ष को देखते हैं हम। इस गठबंधन के पीछे मुख्य विचार सौर ऊर्जा के उपयोग को सार्वभौमिक बनाना, साथ ही साथ सभी नेता यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि वैश्विक समुदाय और ऊर्जा के सामाजिक, पारिस्थितिक और आर्थिक लाभों का उपभोग करें। यह देशों को अस्थायी वैश्विक विकास के साथ अपने घरेलू विकास लक्ष्यों को पाने में मदद करता है। गठबंधन का मानना है कि कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच स्थित देशों द्वारा साझा बाधकों का सामना सहयोग और लक्षित कार्रवाई के माध्यम से किया जा सकता है। इसकी सफलता मजबूत राजनीतिक इच्छा शक्ति और भविष्य के अनुसंधान तथा विकास पर निर्भर है। देखिए, इसमें 1-2 पॉइंट नोट कर लीजिए। जैसे कि इसका मुख्यालय कहाँ पे है? गुड़गांव में। इसका मुख्यालय गुरुग्राम में है। अधिकांशतः देश कर्क रेखा और मकर रेखा से होकर के गुजरती है। 2015 में ये स्टार्ट हुआ था। 2030 में ये अपनी प्रतिबद्धता को दोहराएगा। कब? 2030 में अपनी प्रतिबद्धता को यह दोहराएगा और 2022 तक ये क्या करेगा? नवीकरणीय ऊर्जा का जो इसका स्रोत है, लक्ष्य हासिल करना, उसका 40% नवीकरणीय ऊर्जा का लक्ष्य अपना 2022 तक ये हासिल करेगा। उसके अलावा वर्तमान में इसमें 121 देश शामिल हैं। कितने? 121 कंट्री इसमें शामिल हैं। और ये COP 21 में हुआ था। इसको भी याद रखें कि COP 21 में हुआ था। आगे जब पढ़ाएंगे ना, पूरा COP पढ़ाएंगे, COP 1 से लेकर के अभी COP 24 तक हुआ है, ये टोटल पढ़ाएंगे। उसमें आपको ये COP वाला कंसेप्ट क्लियर कर देंगे। देखिए, COP बेसिकली कुछ नहीं होता, ये कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज है। 2 लोग मिलते हैं या 4-5 लोग मिलते हैं तो उसको ऐसे मीटिंग कहते हैं। देश मिलते हैं तो उसको COP कहते हैं कि कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। पार्टियों क्या? कॉन्फ्रेंस है, मीटिंग है, तो इसको नाम दे दिया गया। और ये 21 जो है, ये 21वीं बार मिले तो ये 21 हो गया। तो इस तरीके से COP 21, COP 20, COP 15, COP 1 से लेकर के, और हर COP में, हर मीटिंग में, COP यानी कि एक मीटिंग है, देशों का मीटिंग, कुछ ना कुछ नए मुद्दे सामने आए, उस पर उन लोगों ने कुछ प्लान बनाए, उसको प्लान को फिर एग्जीक्यूट करने पे लगे कि हमको एग्जीक्यूट करना है प्लान को कैसे। बस यही है COP के बारे में कि COP एक मीटिंग है, यूँ समझिए। बाकी जब COP वाला चैप्टर पढ़ाएंगे तो उसमें ये चीज़ पढ़ा देंगे। COP 1 से COP 22-23 तक हुआ ऐसा है। इसमें याद करने लायक मुख्यतः इतनी ही बातें थी, इनको कि याद कर लें, नोट कर लें। बाकी फिर अगले क्लास में जो भी और कुछ
गठबंधन, अंतर्राष्ट्रीय गठबंधन बचे हुए हैं उसको, और एक दो प्रोटोकॉल शायद बचे हुए होंगे, उसको मैं कंप्लीट करवा दूंगा। आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए सब्सक्राइब करें, लाइक करें बनी क्लासेस। मिलते हैं कल फिर। राधे राधे।